दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद अगर किसी राज्य के चुनाव में देश को सबसे ज्यादा रुचि है तो वो है दिल्ली का चुनाव। उसके कई कारण हैं। एक तो दिल्ली हमेशा मीडिया में छाया रहता है क्योंकि जितने बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो सब दिल्ली से ऑपरेट करते हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली की सरकार केंद्र के पास या केंद्र की पार्टी के पास नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। लेकिन उससे बड़ा जो आज मुद्दा दिल्ली में है वो तीनों पार्टियों के लिए तीन बड़े सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, क्या केजरीवाल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? ये आज दिल्ली में बहुत बड़ा ओपन क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो एक हवा थी कि केजरीवाल तो आराम से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इस बार केजरीवाल को भी पता है कि स्थिति उतनी आसान नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई हस्ती या जमीन वापस पा पाएगी? क्योंकि दिल्ली हमेशा कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस अपनी जनाधार को बचा पाएगी या वापस ग्रो कर पाएगी? आज सवाल इस बात का है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल वो ये है, क्या मोदी, अमित शाह और बीजेपी एज ए ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में अपने आप की वापसी कर पाएंगे? क्योंकि इलेक्शन जीतने की जो प्रक्रिया देश के बाकी राज्यों में है, क्या वो फॉर्मूला दिल्ली में चलेगा? क्या वो रणनीति दिल्ली में कामयाब होगी? आज ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, इन सवालों को समझने के लिए बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन आज जो मैं विश्लेषण आपके साथ करने वाला हूं वो ये, जो पिछले 8 चुनाव हुए हैं 1983 के बाद से लेकर अभी तक 2020 तक, और अब 25 में जो चुनाव होगा उस पर इसका क्या असर होगा, उसका आज हम विश्लेषण करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं हर साल 2083, 93, 98, 2003, 2008, 2013, 2015 और 2020 ये 8 चुनाव का एनालिसिस मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस सामने आएगा। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और फिर मुझे बताइएगा आपका क्या असेसमेंट है, इस बार दिल्ली में कौन जीतेगा। और जो 3 सवाल मैंने आपसे शुरू में किए, आप दोबारा देख सकते हैं उनको। उनमें से तीनों सवालों पे आपका क्या जवाब है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और डिटेल्ड इंटरेस्टिंग एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आऊंगा। कल जो मैं एनालिसिस किया था उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई मेरे को, इसीलिए एनकरेज होके आज मैं एक और डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने विद डेटा, विद नंबर वो लेके आया हूं। और जो एनालिसिस है, उसके जो नंबर एनालिसिस हैं वो आप देख सकते हैं कि काफी डिटेल्ड एनालिसिस है। दोस्तों, 1983 में उस समय आम आदमी पार्टी नहीं थी, 2 ही पार्टियां हुआ करती थी, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी को 37% वोट मिले थे और उनके पास 19 सीटें आई थी, और कांग्रेस को मिले थे 47% वोट और उनके पास थी 34 सीटें। मतलब 10% वोट का फर्क था, लेकिन सीटें डबल हो गई थी। ये बात हमें समझनी होगी। उसके 10 साल बाद 1993 में जब चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी हावी रही थी। बीजेपी को मिले थे 42%, ऑलमोस्ट 43% वोट, और सीटें आई थी 49, और कांग्रेस को मिले थे 34% वोट और सीटें आई थी 14। 1998 में बीजेपी को मिले थे 34% वोट और सीटें आई थी 15, और कांग्रेस को मिले थे 47% वोट और सीटें आई थी 52। अब इस बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, कि अगर आप पिछले 8 साल के चुनाव देखते हैं, तो मैं अगर आपके सामने एक एनालिसिस रखूं, तो बीजेपी को कभी भी 32% से कम वोट नहीं मिले हैं पिछले 8 चुनाव में। इवन जब केजरीवाल या आम आदमी की, जिसे कहते हैं, एक लहर चली थी, उस समय भी बीजेपी को 32% वोट, प्रिसाइजली 32.3% वोट मिले थे, और बीजेपी की मात्र 3 सीटें आई थी।
इस बात को आपको समझिएगा। और उससे पहले जब बीजेपी को 34% वोट मिले थे तो उनकी 15 सीटें आई थी। और 2013 में जब बीजेपी को 33.3% वोट मिले थे तो बीजेपी की 31 सीटें आई। अब आप ये समझिएगा कि जो गैप है सीटों के बीच में नंबर ऑफ वोट्स का, वो दिल्ली में बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए थोड़ा सा भी अगर फ्लक्चुएशन हो जाए तो पासा पलट जाता है। मैं डिटेल आपके सामने और रखने वाला हूं। 2003 में जैसा मैंने कहा कि बीजेपी को मिले थे 35% वोट और 20 सीटें आई थी, कांग्रेस को मिले थे 48%, लेकिन 47 सीटें आई थी। जबकि पिछली बार 47% मिले थे और 52 सीटें आई थी। इस बार वोट ज्यादा मिले लेकिन सीटें कम हो गई थी दिल्ली में। यह बात है 2008 की। उसके बाद 2013 में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई और आपको पता है कि किस तरह से पूरा माहौल बना अन्ना आंदोलन के बाद। और उस समय आम आदमी पार्टी आई सामने, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला गया, भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। उस समय 2013 में बीजेपी को जो टोटल वोट्स मिले थे वो थे 33.3% और उनकी 31 सीटें आई थी। आम आदमी पार्टी को मिले थे 30% वोट, उनकी 28 सीटें आई थी। और कांग्रेस को मिले थे ऑलमोस्ट 25% वोट और उनकी 8 सीटें आई थी। अब सारा इक्वेशन यहां से शुरू होता है। उस समय कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, यह सोचकर कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है। बीजेपी को कितनी सीटें आई थी? 31 और उनका वोट परसेंटेज था 33। अब 2015 में जब दोबारा चुनाव हुए, जिसको आप मिड टर्म इलेक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि उसके थोड़े समय बाद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया था। 2013 में जब चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी को आई थी 33 सीटें, 32.3 सीटें। मतलब पिछली बार 13 में आई थी 33% और उनको 31 सीटें मिली थी। 2015 में बीजेपी को 32% वोट मिले, सिर्फ 1% कम, लेकिन सीटें आई मात्र 3। 10 गुना सीटों का फर्क आ गया। कहां 31 और कहां 3। वोट परसेंटेज में 1% का फर्क, लेकिन सीटें 31 से घटकर हो गई 3। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है दिल्ली के चुनाव का। आम आदमी पार्टी को 30% मिली थी तो 28 सीटें आई थी। 2015 में आम आदमी को करीब 54% वोट मिले थे और उनकी 67% सीटें आई थी। और जो कांग्रेस का ग्राफ था जो करीब 25% पे था 2008 में 13 में, वो 2015 में घट के रह गया था करीब 9.5% और कांग्रेस को 0 सीट आई। इस बात को आपको समझना होगा। 2020 में जब चुनाव हुआ, केजरीवाल ने तीसरी बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए होड़ लगाई, बीजेपी को आई थी 38 सीटें, 38% वोट मिले थे और उनकी मिली थी 8 सीटें। आम आदमी का 1% वोट कम हुआ था, जो 54% था पिछली बार, उनका 53% रह गया था और उनकी जो सीटें थी वो कम हो गई थी 5, मतलब 62 आई थी। और कांग्रेस का हाल क्या था? कांग्रेस घट के आ गई थी 4.3% और 0 सीटें मिली। अब स्थिति ऐसी है कि अगर बीजेपी को दिल्ली में सत्ता बनानी है तो उनको कम से कम 40 सीटों को पार 40% वोट लेने होंगे। लेकिन इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि बीजेपी को जो न्यूनतम वोट मिले थे वो मिले थे 2015 में, जब केजरीवाल काफी जोर शोर से आगे बढ़े थे, कांग्रेस का जब उन्होंने साथ छोड़ा था, उस स्थिति के अंदर बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली। लेकिन कभी भी बीजेपी को अगर आप ध्यान से देखें तो 40% से ऊपर एक बार वोट परसेंटेज मिला है, वो 1993 में। उसके अलावा बीजेपी का वोट परसेंटेज हमेशा 32 से लेकर 38 के बीच में रहा है। ना 32 के नीचे गया है, ना 38 के ऊपर गया है। 32 एंड 38 जो है वो बीजेपी का वोट परसेंटेज रेंज है। बीजेपी ने अपना बेस दिल्ली में नहीं बढ़ाया 1983 के बाद। इस बात को आपको समझना होगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या इस बार बीजेपी ने अपना बेस बढ़ाया है?
क्योंकि दिल्ली में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। पहले जो दिल्ली थी वो पंजाबी बहुल मानी जाती थी, लेकिन अब बाहर से बहुत लोग आए दिल्ली में काम करने। अब उत्तरांचल है, बिहार है, यूपी है, हर तरह के जो क्षेत्र है उनका इन्फ्लुएंस दिल्ली में बढ़ा है। तो जो ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट था दिल्ली का, अब वो नहीं चलेगा। इसीलिए जो फ्री बीज दिए जा रहे हैं उसके पीछे मकसद कुछ और है कि हम जो बाकी राज्यों से, पिछड़े राज्यों से लोग जो दिल्ली में आए हैं रोजी रोटी के लिए, क्या हम उनको कुछ लालच देके उनका वोट ले सकते हैं? आज सवाल इस बात का है। तो मुद्दा अब ये है कि क्या बीजेपी अपना जो 38% का अपर बैरियर है वोट शेयर का, क्या उसको बढ़ा पाएगी? अगर बढ़ा पाती है तो दिल्ली में बीजेपी की सत्ता वापस आ सकती है। दूसरी तरफ, क्या कांग्रेस ने जो अपना जनाधार खोया है, एक समय कांग्रेस के पास जो दिल्ली में वोट था केजरीवाल से पहले, वो था 40 से 48% के बीच में। जनरली 45% के ऊपर ही कांग्रेस को वोट मिलता था, लेकिन आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के बाद वो जो 48% वोट था वो घट के 4-4.5% रह गया कांग्रेस का। इसका मतलब पूरा का पूरा जो वोटर है कांग्रेस का वो शिफ्ट हुआ है आम आदमी के पास। अब वो वोटर कौन था? उसमें एक तो थी मुस्लिम कम्युनिटी, दूसरा झुग्गी झोपड़ी एरिया, और तीसरा जो पंजाबी बहुल क्षेत्र है दिल्ली के, वो सब आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि कांग्रेस से सिख समाज नाराज था। दूसरी तरफ जब मुस्लिम समाज को लगा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन चाहिए बीजेपी के लिए, तो उन्होंने आम आदमी का साथ दिया। और बाकी जो झुग्गी झोपड़ी थे उनको केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री पानी करके अपनी तरफ किया। ये था राजनीतिक गणित। क्या इस बार ये फॉर्मूला चलेगा? क्योंकि इस बार तो हर पार्टी फ्रीबीज दे रही है, तो वो फॉर्मूला वर्चुअली न्यूट्रल हो गया। लेकिन अब सवाल इस बात का है, दिल्ली की जनता किसको ज्यादा क्रेडिबल लीडर मानती है? क्या मोदी और बीजेपी की लीडरशिप को दिल्ली सरकार एक्सेप्ट करेगी, दिल्ली की जनता एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि जैसे बाकी राज्यों में हो रहा है डबल इंजन की सरकार, क्या दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चलेगी? सबसे बड़ी चुनौती केजरीवाल के अपने अस्तित्व की है कि क्या केजरीवाल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। क्योंकि अगर केजरीवाल अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते तो आम आदमी में बहुत तेजी से गिरावट आएगी। क्योंकि अब पंजाब बचा है, दिल्ली और पंजाब। अगर दिल्ली में स्थिति खराब होती है तो पंजाब में स्थिति खराब होना वाजिब है। तो केजरीवाल के लिए डू एंड डाई चुनाव है, इसलिए वो हर लेवल तक जाएंगे। किसी भी तरह से उनको दिल्ली का चुनाव जीतना है, ये उनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का सवाल है। और तीसरी बात कांग्रेस की, क्या कांग्रेस अपना जनाधार वापस ला पाएगी? क्या कांग्रेस पे लोगों का विश्वास वापस आएगा, खासकर मुस्लिम समाज का और बाकी झुग्गी झोपड़ी का? सिख काफी हद तक जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब ब्लू स्टार बहुत पुरानी बात हो गई है। तो झुग्गी झोपड़ी जो फ्री बीज के लालच में गए केजरीवाल की तरफ, और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज जो बीजेपी का साथ शायद कभी ना दे, उनको चूज करना है आम आदमी और कांग्रेस के बीच में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो आंकड़े रहे हैं पिछले 8 चुनाव में, वो क्या बताते हैं? क्या बीजेपी अपना जनाधार बढ़ा पाएगी? क्या कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार वापस ला पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी फ्री बीज के भरोसे जो उन्होंने अभी तक दिल्ली में सत्ता चलाई है, क्या लोग इस बार भी उस फ्री बीज के फॉर्मूले को अपनाएंगे या रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि केजरीवाल के लिए ये क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल सर्वाइवल होगा। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं क्योंकि काफी डेटा है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बने? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।